ये मेरे ओपनहाइमर मूवी के एक्सप्लेनेशन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे जाकर देख लो ताकि आपको इस मूवी की कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसके कुछ दिनों बाद जब रॉबर्ट कैलटेक यूनिवर्सिटी में होते हैं तो वो लंच के दौरान कुछ ऑफिसर्स को देख पाते हैं। वो ऑफिसर लंच के बाद रॉबर्ट से मिलने आते हैं, जहां एक का नाम कर्नल लेस्ली ग्रूव्स है और दूसरे का लेफ्टिनेंट कर्नल निकोल्स है। ग्रूव्स वही आदमी है जिनकी निगरानी में पेंटागन बनाया गया है। अब तक जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है और अमेरिकी इंटेलिजेंस को ये बात पता चल चुकी है कि जर्मनी सच में न्यूक्लियर बम बना रहा है। हालांकि आइंस्टाइन और सिजलार्ड ने ये बात लेटर के जरिए 1939 में ही प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन को बताई थी। अमेरिका भी अब एटॉमिक बम पर रिसर्च करना चाहता है। मजेदार बात यह है कि अमेरिका के न्यूक्लियर बम के प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ब्रिटिशर्स ने भी एक ऐसे सिमिलर प्रोजेक्ट पर 1941 में काम शुरू किया था, जिसका नाम ट्यूब एलॉय है। इस प्रोजेक्ट पर ब्रिटेन के साथ अमेरिका और कनाडा भी शामिल थे, पर अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट फेल हो गया था। उस प्रोजेक्ट की रिसर्च और ब्लूप्रिंट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए कुछ हद तक इस्तेमाल होने वाली थी। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम सबसे इम्पोर्टेंट है। लेस्ली कहते हैं 1200 टन यूरेनियम अभी टेनेसी में पहुंच चुका है, जल्द ही प्रोसेस होगा। लेस्ली प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तलाश में है। रॉबर्ट कहते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर के लिए आपको मेरा नाम रेकमेंड किया गया है। इस पर लेस्ली कहते हैं कि बावजूद इस बात के कि आपने क्वांटम फिजिक्स अमेरिका में लाया, आपका नाम किसी ने रेकमेंड नहीं किया। रॉबर्ट के रिकॉर्ड के हिसाब से वो एक सनकी, अय्याशी, घमंडी और शायद कम्युनिस्ट आदमी है। उनके तारीफ करने वाला इकलौता इंसान है रिचर्ड टोलमैन। उन्हें लगता है कि रॉबर्ट ईमानदार है। इस बात से बेखबर कि रिचर्ड की बीबी रुथ और रॉबर्ट का कई साल से अफेयर चल रहा है। You serious? रॉबर्ट का बोलने का तरीका और सूझबूझ को देखते हुए लेस्ली रॉबर्ट से पूछते हैं कि आपका इस प्रोजेक्ट पर पहला कदम क्या होगा। रॉबर्ट कहते हैं हम जर्मनी से 18 महीने पीछे हैं। साथ ही जर्मनी की तरफ से वार्नर हाइसेनबर्ग इस बम को बना रहे हैं। जहां अमेरिका में फास्ट न्यूट्रॉन रिसर्च के लिए 6 महीने का वक्त लगा, वही हाइसेनबर्ग इकलौते शख्स है जो इस रिसर्च को आसानी से कर सकते हैं। साथ ही रॉबर्ट वार्नर को जानते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो जर्मनी पहले न्यूक्लियर बम बना लेगा। पर अमेरिका के लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। हिटलर क्वांटम फिजिक्स को जूइश साइंस कहता है। वो इन लोगों से बहुत नफरत करता है और उसने ये बात एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुंह पर कही थी, जो कि एक जूइश है। हिटलर की इस गलती का फायदा उठाकर वो लोग इन साइंटिस्ट की रिसर्च को मैनहट्टन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेस्ली प्रोजेक्ट पर कंपार्टमेंटलाइजेशन चाहते हैं, यानी इस प्रोजेक्ट से जुड़े अलग अलग विभाग एक साथ आकर काम नहीं कर सकते, ताकि इंफॉर्मेशन को बाहर निकलने से रोका जा सके। रॉबर्ट लेस्ली की इस बात पर सहमत नहीं होते। लोगों को अच्छी तरीके से काम करने के लिए इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। वैसे भी फिजिसिस्ट पूरे अमेरिका में फैले हुए हैं। इस पर रॉबर्ट सुझाव देते हैं कि रेडिएशन लैब को बर्कली में रखना होगा, लॉरेंस की देखरेख में, मैटलैब को शिकागो में रखना होगा, सिजलार्ड की देखरेख में, और यूरेनियम और प्लूटोनियम के रिफाइनिंग को टेनेसी और हैंडफोर्ट में रखना होगा। इन सभी जगहों के बीचों बीच में प्रोजेक्ट पर काम होगा, लॉस एलमोस की पहाड़ियों में। रॉबर्ट यहाँ पर शहर बनाने कहता है, जल्द से जल्द। लेस्ली इसकी वजह पूछते हैं। रॉबर्ट कहते हैं अगर साइंटिस्ट को उनके परिवार से अलग रखा तो वो उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहाँ पर एक शहर बनाने कहते हैं। इसके बाद आती है सबसे बड़ी चुनौती, साइंटिस्ट को इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए मनाना होगा। रॉबर्ट का नाम साइंस के दुनिया में था ही, और साथ ही वो बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी थे। इसके चलते वो लोग साइंटिस्ट को मनाने में कामयाब होते हैं। कुछ साइंटिस्ट नहीं जाना चाहते। उनका मानना है कि साइंस का इस्तेमाल भले के लिए होना चाहिए, ना कि लोगों को मारने के लिए। रॉबर्ट को इतना पता है अगर अमेरिका से पहले जर्मनी ने बम बनाया तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रॉबर्ट लोगों को प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए राजी कर लेते हैं। रॉबर्ट इसके साथ नील बियोन को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहते हैं, पर वो अभी डेनमार्क में है और डेनमार्क पर अभी जर्मनी का कब्जा है, इसलिए उन्हें प्रोजेक्ट में नहीं लाया जा सकता।
इसी तरह $2 बिलियन की लागत से बनकर लॉस एलमोस तैयार हो जाता है। जल्दी प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता है। ऐसे ही एक दिन जब रिसर्च चल रही होती है तो एडवर्ड उसके कैलकुलेशन सबके सामने रखता है, जिसके मुताबिक थियोरेटिकली अगर उन्होंने चेन रिएक्शन को स्टार्ट किया तो संभावना है कि ये चेन रिएक्शन रुके ही ना, यानी एटॉमिक बम को डेटोनेट करते ही हो सकता है पूरी दुनिया खत्म हो जाए। रॉबर्ट इस कैलकुलेशन की पुष्टि करने के लिए एल्बर्ट से मिलने प्रिंसटन चले जाते हैं। एल्बर्ट एक जर्मन फिजिसिस्ट है, पर जूइश होने के चलते उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी से अमेरिका आना पड़ा था। एल्बर्ट जो पहले से ही इस बम के खिलाफ है, जब वो ये कैलकुलेशन देखते हैं तो वो रॉबर्ट से कहते हैं कि इस कैलकुलेशन पर बर्कली में कौन काम कर रहा है। रॉबर्ट कहते हैं हांस बेथ। एल्बर्ट कहते हैं कि उनके कैलकुलेशन सही होंगे। रॉबर्ट कहते हैं अगर ये बात सच हुई तो क्या होगा। एल्बर्ट कहते हैं इस बम पर काम करना बंद कर दो और साथ ही ये बात जर्मनी को बताओ ताकि वो भी इस दुनिया का अंत ना कर दे। कुछ दिनों बाद हांस के कैलकुलेशन आते हैं। उनके हिसाब से टेलर के कैलकुलेशन गलत है और ऐसा चेन रिएक्शन होने की संभावना लगभग ना के बराबर है जब तक वो लोग असलियत में बम डेटोनेट करके नहीं देखते। रॉबर्ट कुछ वक्त के बाद शिवालिए के घर जाते हैं। कैथरीन और रॉबर्ट के बीच अब सब कुछ सही हो चुका है और वो अपने बच्चे को लेने वहाँ आए थे जब रॉबर्ट और शिवालिए अकेले में होते हैं। शिवालिए यहाँ रॉबर्ट से कहते हैं कि कुछ दिनों पहले मैं एल्टिनटिन से मिला, शेल कंपनी में काम करने वाला केमिस्ट, जो कह रहा था कि अमेरिका अपनी रिसर्च दोस्तों के साथ साझा नहीं कर रही। वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत और अमेरिका दोनों साथ मिलकर नाजिस के खिलाफ लड़ रहे थे। शिवालिए आगे कहते हैं अगर किसी को कोई रिसर्च से संबंधित जानकारी सोवियत तक पहुंचानी है तो वो मदद कर सकते हैं। रॉबर्ट यहाँ पर थोड़ा शॉक होते हैं। प्रोजेक्ट मैनहट्टन के बारे में शिवालिए को पता नहीं है और साथ ही सोवियत को खुफिया जानकारी देना गद्दारी होगी। रॉबर्ट ने शिवालिए की उस बात को वहीं पर दबा दिया और किसी को नहीं बताया, जो कि गलत है। रॉबर्ट को ये जानकारी प्रोजेक्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर्स को देनी चाहिए थी। इस पूरी घटना को शिवालिए इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट अपने परिवार को लेकर लॉस एलमोस में रहने चले जाते हैं। वो शहर इतनी जल्दबाजी में बनाया था कि रॉबर्ट के घर में किचन भी नहीं था। लॉस एलमोस में सिक्योरिटी बहुत कड़ी थी। किसी को भी बिना इजाजत शहर से बाहर जाना या अंदर आना मना था। रिसर्च के दौरान रॉबर्ट उनके सामने 1917 में हेलिफैक्स में जो जहाज गोला बारूद लेकर जा रहा था वो जहाज ब्लास्ट हुआ था, जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा धमाका था, जो केमिकल रिएक्शन से हुआ। रॉबर्ट साइंटिस्ट से कहते हैं अगर ये केमिकल ब्लास्ट न्यूक्लियर रिएक्शन से होता तो कितना विनाशकारी होता। इस चीज को समझना चाहिए। जहाँ यूरेनियम 235 के इस्तेमाल के लिए 33 पाउंड के सेपियर की जरूरत होगी, वही प्लूटोनियम के लिए 10 पाउंड के सेपियर की जरूरत होगी। पर पिछले महीने बहुत कम यूरेनियम और प्लूटोनियम रिफाइन हुआ था। रॉबर्ट का ध्यान एडवर्ड की तरफ जाता है, जो प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दे रहा था। एडवर्ड से जब रॉबर्ट वजह पूछता है तो एडवर्ड बताता है कि अगर उन्होंने प्लूटोनियम और यूरेनियम की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया तो उसकी ताकत हजारों गुना ज्यादा होगी। पर हाइड्रोजन के इस्तेमाल के लिए हाइड्रोजन के एटम को कंप्रेस करना होगा, जिसके लिए उन्हें हाइड्रोजन के लिए एक खास तौर पर फिजन बम बनाना होगा, जिसके लिए उन्हें अलग रिसर्च करनी होगी। इसके लिए एडवर्ड के अलावा और कोई सहमत नहीं होता। वक्त के साथ उनकी रिसर्च आगे बढ़ती है। इसी बीच लेस्ली वहाँ पर ब्रिटिश साइंटिस्ट को लेकर आता है, क्लॉज फूज, जो एक जर्मन है, पर वो जूइश होने के चलते जर्मनी से इंग्लैंड चले गए थे। रॉबर्ट और लेस्ली के बीच जहां बातचीत होती है, जिसमें लॉस एलमोस में डायरेक्टर होने के नाते रॉबर्ट वहां पर काम करने वाले साइंटिस्ट के घर परिवार वालों को काम पर रखना चाहता था। साथ ही रॉबर्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में लोगों के साथ ओपन डिस्कशन करते हैं। लेस्ली ये बातें सुनकर नाराज होते हैं। वो ओपन डिस्कशन को बंद करने कहते हैं क्योंकि इससे कंपार्टमेंटलाइजेशन का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा। और रॉबर्ट लेस्ली को मना लेते हैं। साथ ही वो अपने भाई फ्रैंक को यहाँ लाने की मांग करते हैं, पर लेस्ली मना कर देते हैं। रॉबर्ट यहाँ अपने सिक्योरिटी क्लियरेंस की भी बात करते हैं।
कुछ दिनों बाद रॉबर्ट शिकागो में जाकर वहां एनरिको फर्मी और लियो सिजलार्ड से मिलते हैं, जहां उन्होंने सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बनाया है। जब रॉबर्ट लॉस एलमोस में पहुंचते हैं तो वहां लेस्ली बहुत गुस्से में उनके पास आते हैं। रॉबर्ट जब शिकागो गए थे तो उनके साथ एक साइंटिस्ट भी थे, जिन्हें कंपार्टमेंटलाइजेशन के चलते वहां नहीं जाना चाहिए था। इस बात से लेस्ली उस साइंटिस्ट को बहुत डांटते हैं। उस साइंटिस्ट को बहुत बुरा लगता है और वो प्रोजेक्ट छोड़कर चला जाता है। रॉबर्ट यहाँ लेस्ली से फिर से सिक्योरिटी क्लियरेंस देने कहते हैं, जिससे रॉबर्ट अच्छी तरीके से काम कर पाए। कुछ दिनों में ही लॉरेंस लॉस एलमोस में आते हैं, जहां उनके साथ लॉमिनोस भी थे, और यहाँ हम देख पाते हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम कितना रिफाइन हुआ है। लॉरेंस यहाँ आकर बर्कली में चल रही उनकी रिसर्च और उनकी टीम कहाँ तक पहुंची है, इस बात को उन लोगों के साथ साझा करते हैं। थोड़े दिनों के बाद रॉबर्ट को एक कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि लॉमिनोस को रेडिएशन लैब से निकाल दिया है। रॉबर्ट इसकी वजह पूछने पर उसे पता चलता है कि वो रेडिएशन लैब में यूनियन बना रहा था और बर्कली के सिक्योरिटी ऑफिसर्स को डर है कि कम्युनिस्ट लोगों की इस यूनियन के जरिए रशियन जासूस लैब में ना पहुंचे। रॉबर्ट को अब क्यू क्लियरेंस मिल चुका है। वो इस मामले को सुलझाने के लिए बर्कली चले जाते हैं, जहां वो जाकर सबसे पहले जीन से मिलते हैं। और यहाँ हम देख पाते हैं कि रॉबर्ट का पीछा FBI के लोग अभी भी कर रहे थे। इस बात से बेखबर रॉबर्ट और जीन यहाँ एक साथ वक्त बिताते हैं। जीन रॉबर्ट से नाराज थी। रॉबर्ट उन्हें बिना बताए कहीं चले गए थे, जिससे जीन काफी डिस्टर्ब रहने लगी। रॉबर्ट उसे कम्युनिस्ट होने के चलते कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं और साथ ही आगे से मिलने से मना कर देते हैं। जीन का साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था, इसीलिए रॉबर्ट उससे मिलने आए थे ताकि वो उसकी हालत जान सके। रॉबर्ट और जीन के इस मुलाकात के बारे में कैथरीन को पता नहीं था। उसके बाद सुबह रॉबर्ट लॉमिनस को मिलने जाना चाहते थे, पर सिक्योरिटी ऑफिसर उनसे न मिलने की सलाह देते हैं। रॉबर्ट ऑफिसर्स को यूनियन में शामिल एल टिंटिन से सावधान रहने कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जब रॉबर्ट ऑफिसर से मिलने वहां जाते हैं तो वहां पर उन्हें कर्नल बोरिस मिलते हैं। पैश सिक्योरिटी हेड है मैनहट्टन प्रोजेक्ट के। रॉबर्ट ने जब एल टिंटिन के बारे में बताया तो बोरिस रॉबर्ट से मिलने आए। रेडिएशन लैब में चल रही रिसर्च पर बाकी देश की भी नजर है, इसलिए वो रॉबर्ट से इसके बारे में डिटेल में पूछते हैं। रॉबर्ट हिचकिचाते हुए पैश को बताते हैं सोवियत काउंसिल से जुड़े एक शख्स ने रेडिएशन लैब में काम कर रहे साइंटिस्ट से कहा कि अगर उन्हें लैब की किसी रिसर्च को बाहर पहुंचानी है तो वो मदद कर सकता है, जो कि देश से गद्दारी है। पैश और थोड़ा डिटेल में पूछते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि यूनियन में एल टिंटिन नाम का एक शख्स है जो शेल कंपनी में काम करता है और उनके दोस्त के दोस्त प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे शख्स के पास जानकारी है तो वो जानकारी इस काउंसिल के जरिए बाहर पहुंचा सकता है। पैश यहाँ पर उस दोस्त का नाम पूछते हैं। रॉबर्ट उन्हें शिवालिये का नाम नहीं बताना चाहते, इससे शिवालिये पर देशद्रोह का इल्जाम लग सकता है। रॉबर्ट उन्हें झूठी कहानी सुनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। लॉस एलमोस में रॉबर्ट उनकी और पैश के साथ मुलाकात के बारे में लेस्ली को बताते हैं। लेस्ली ये सुनकर बहुत परेशान होते हैं। वो रॉबर्ट को पैश के बारे में बताते हैं। बोरिस पैश रशियन ऑर्थोडॉक्स बिशप के बेटे हैं, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ पर वो रशिया चले गए थे बोल्शेविक की लड़ाई, जहां उन्होंने बहुत सारे कम्युनिस्ट लोगों को अपने हाथों से मार डाला। पैश ने जब लॉमिनोस के बारे में सुना तो वो लॉमिनोस को किडनैप करके उससे रशियन स्टाइल में पूछताछ करके इंफॉर्मेशन निकालना चाहते थे, पर कोर्ट में ऐसी इंफॉर्मेशन को माना नहीं जाएगा। इस बात को जानने के बाद वो लॉमिनोस को मार डालना चाहते थे ताकि कोर्ट में लॉमिनोस गवाही न दे पाए, पर FBI पैश को कुछ भी करने से रोक लेती है। लेस्ली उन्हें बताते हैं कि आप अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहे हो, पर आपको कौन बचाएगा? रॉबर्ट कहते हैं कि आप बचा सकते हो। लेस्ली कहते हैं कि मुझे उन शख्स के नाम चाहिए जिसे रॉबर्ट को रिकॉर्ड के तौर पर लेस्ली को देना होगा, जो शिवालिये इंसिडेंट से जुड़े हैं। रॉबर्ट तब लेस्ली को किसी का भी नाम बताने से मना करते हैं। बात की गहराई को समझते हुए रॉबर्ट को बचाने के लिए लेस्ली पैश का ट्रांसफर यूरोप में करते हैं। कुछ दिनों बाद लॉस एलमोस में एक दिन लेस्ली नील पियोन को लेकर आते हैं। नील यहाँ रॉबर्ट को हाइजेनबर्ग के बारे में बताते हैं। हाइजेनबर्ग ये नील के स्टूडेंट थे
जो अब जर्मनी के लिए बम बना रहे थे। प्रोफेसर नील की बात से पता चलता है कि हाइजेनबर्ग क्वांटम फिजिक्स की पॉसिबिलिटी में गलत डायरेक्शन में रिसर्च कर रहे हैं, जिससे अमेरिका अब न्यूक्लियर रेस में आगे निकल चुके हैं, जिससे रॉबर्ट और बाकी लोग खुश होते हैं। रॉबर्ट नील से कहते हैं, आप यहाँ पर रहकर हमारी इस प्रोजेक्ट में मदद कीजिए। नील उन्हें कहते हैं कि तुम ये प्रोजेक्ट मेरे बिना भी पूरा कर सकते हो। मैं यहाँ तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। तुम जो ताकत उजागर करने जा रहे हो वो नाजिस के बाद भी रहने वाली है, जिससे पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। थोड़ी देर में रॉबर्ट को फोन आता है। इसके बाद वो कहीं चला जाता है। देर रात तक जब रॉबर्ट घर नहीं पहुंचता तो कैथरीन रॉबर्ट को ढूंढने चली जाती है, जहां वो रॉबर्ट को बहुत बुरी हालत में पाती है। कैथरीन इसकी वजह पूछती है। रॉबर्ट बताते हैं कि जीन अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने खुदकुशी की है। पर रॉबर्ट को लगता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि उसे किसी ने जान से मार डाला है। इसका जिम्मेदार रॉबर्ट खुद को मानते हैं, क्योंकि रॉबर्ट जीन से मिलने गए थे। अगर वो जीन से ना मिलने जाते तो वो FBI की नजरों में ना आती और जीन आज जिंदा होती। रॉबर्ट बहुत दुखी होते हैं, वो अंदर से टूट जाते हैं। इस मुश्किल के समय में भी कैथरीन उन्हें संभालती है। अगले कुछ दिन रॉबर्ट का काम में मन नहीं लगता, जिसके चलते साइंटिस्ट में बहस होने लगती है, जिससे टेलर लॉस एलमोस छोड़कर जाने लगता है। रॉबर्ट सबको संभाल लेता है, साथ ही टेलर को सुपर यानी हाइड्रोजन के बम पर रिसर्च करने की परमिशन दे देता है। कुछ ही दिनों बाद हिटलर के खुदकुशी की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और साथ ही जर्मनी जल्दी सरेंडर करने वाला था, जिससे ये जंग खत्म हो सकती है। और इस बात को लेकर सभी साइंटिस्ट बातचीत करते हैं। उनके हिसाब से अब इस बॉम्ब को बनाने की कोई जरूरत नहीं। रॉबर्ट साइंटिस्ट से कहते हैं कि भले ही जर्मनी जल्दी सरेंडर करने वाला है, पर जापान अभी भी लड़ रहा है और जब तक जापान सरेंडर नहीं करेगा तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी। इस जंग को खत्म करने के लिए उन्हें बम बनाना होगा। दुनिया जब इस बम की तबाही देखेगी तब ऐसी शांति फैलेगी जो नई दुनिया की बुनियाद होगी। अब प्रोजेक्ट को लगभग 2 साल पूरे होने आए हैं, जिसमें लाखों लोगों की मेहनत लगी हुई है। लेस्ली यहाँ रॉबर्ट से मिलने आते हैं। वो रॉबर्ट से कहते हैं कि उन्हें 2 बम चाहिए जुलाई तक। रॉबर्ट इतने कम समय में 2 बम नहीं दे सकते थे, इसलिए वो दोनों इस बात पर राजी होते हैं कि टेस्ट जुलाई में होगा और अगस्त में बम मिल जाएंगे। रॉबर्ट यहाँ फिर से लेस्ली से फ्रैंक को लाने की मांग करते हैं। फ्रैंक पिछले 2 साल से कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर लॉरेंस के पास काम कर रहे हैं और साथ ही उसे इस जगह का कोना कोना पता है, इसलिए टेस्ट में उसकी मदद लगने वाली है। इसलिए इस बार लेस्ली मान जाते हैं। जुलाई में होने वाली टेस्ट को वो लोग ट्रिनिटी टेस्ट का नाम देते हैं। रॉबर्ट जब लेस्ली को दूसरे बम का छोटा टेस्ट दिखाते हैं तो वो लोग बम के इम्पैक्ट से समझ जाते हैं कि टेस्ट के दौरान बम से और ज्यादा दूरी बनानी होगी। इस डेमो के बाद लेस्ली रॉबर्ट से कहते हैं उन्हें कल वॉशिंगटन जाना होगा ताकि टेस्ट की तारीख वो हायर ऑफिशियल्स को बता सके। सुबह जब रॉबर्ट वॉशिंगटन पहुंचते हैं तो वहां लियो रॉबर्ट से मिलने आते हैं। रॉबर्ट जब लियो से मिलने की वजह पूछते हैं तो वो बताते हैं कि अमेरिका ये बम जापान के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है, जिसमें हजारों मासूम जापानी लोग मारे जाएंगे। ये बात बताने सिजलर प्रेसिडेंट ट्रूमैन के पास जाने वाले थे, पर उनकी प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग कैंसिल हो गई। रॉबर्ट जो लेस्ली के साथ सेक्रेटरी ऑफ वॉर से मिलने जाने वाले थे। लियो चाहते हैं कि रॉबर्ट पिटीशन साइन करे, जिसमें लिखा है कि अमेरिका जापान पर बॉम्ब का इस्तेमाल न करे। रॉबर्ट ये पिटीशन साइन करने से मना कर देते हैं और वो लियो को जाते जाते इतना कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात सबके सामने रखूंगा। थोड़ी देर में जब रॉबर्ट सेक्रेटरी ऑफ वॉर से मिलने जाते हैं तो इस मीटिंग में रॉबर्ट के साथ प्रोजेक्ट से जुड़े बहुत सारे लोग वहाँ होते हैं। वो लोग मिलकर जापान के खिलाफ न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने पर चर्चा करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत नहीं, तो कुछ को लगता है वो काम नहीं करेगा। सेक्रेटरी यहाँ सबको बताते हैं कि उनको मिली खुफिया जानकारी के हिसाब से जापान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा, जिससे ये जंग और चल सकती है। पर न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल से वो लोग इस जंग को जल्दी खत्म कर सकते हैं और अमेरिकी सोल्जर घर वापस लौटकर आ सकते हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से इस बम से 20 से 30 हजार लोगों की जान जा सकती है, पर करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए वो लोग न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्रेटरी 11 शहरों के नाम देते हैं
उनमें से किसी भी 2 शहरों पर बम गिराना है, जिसमें वो प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों की राय लेते हैं। रॉबर्ट यहाँ सेक्रेटरी से कहते हैं, अगर हमने दोस्तों को बिना बताए इस हथियार का इस्तेमाल किया तो वो लोग इसे खतरा मानेंगे, जिससे इस बम को बनाने की होड़ लग जाएगी। रॉबर्ट यहाँ सोवियत के बारे में बात कर रहे थे। रॉबर्ट की बातों से बाकी साइंटिस्ट भी सहमत होते हैं, पर अमेरिकन सोवियट्स को कोई भी जानकारी नहीं देना चाहते। लेस्ली यहाँ सबसे कहते हैं कि इस बॉम्ब के पूरे होने पर कुछ साइंटिस्ट को रिसर्च फैसिलिटी से हटाना होगा, क्योंकि वो लोग इस बम के इस्तेमाल को लेकर सहमत नहीं थे। सेक्रेटरी यहाँ पोस्टडैम में होने वाली पीस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं, जो अमेरिका का दोस्तों के साथ बात करने का आखिरी मौका है। यह कॉन्फ्रेंस जुलाई में होने वाली है, जहां अमेरिका, सोवियत रशिया और इंग्लैंड ये सारे आकर शांति और वर्ल्ड वॉर 2 के अंत को लेकर बात करने वाले थे। सेक्रेटरी तब तक इस बम को तैयार चाहते हैं। टेस्ट 15 जुलाई को होने वाला है। फ्रैंक बम को डेटोनेट करने के लिए सारी तैयारियां करने में लग जाते हैं। साथ ही टेस्ट को सुरक्षित दूरी से देखने के लिए अलग अलग जगह पर चेक पोस्ट बनाई हुई है। दोनों बम को उनकी तय की जगह पर रखा जाता है। बम डेटोनेट करने के लिए सब तैयारियां हो चुकी है। सब लोग बहुत टेंशन में हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए। रात को सभी लोग अपने तय किए जगह पर जाते हैं, पर खराब मौसम के चलते टेस्ट को रोका जाता है। 17 को कॉन्फ्रेंस है। आज 15 की रात है। रॉबर्ट लेस्ली से कहते हैं, मैं लॉस एलमोस की पहाड़ियों में पला बड़ा हूँ। मुझे पता है रात को तेज बारिश होती है और साथ ही आधी रात तक माहौल शांत हो जाता है। बम को टेस्ट किया जाता है। धमाका इतना बड़ा था कि उस धमाके को देख सभी लोग हैरान थे। कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग रो रहे थे। ट्रिनिटी टेस्ट कामयाब रहा। रॉबर्ट जब 10,000 फीट ऊंची आग की लपटें देखते हैं तो उन्हें भगवान कृष्ण की याद आती है। कैसे भगवान कृष्ण ने अपना असली अवतार जब अर्जुन को दिखाया था और उनके मुंह से वो भगवद गीता की लाइन निकलती है। Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. सुबह लेस्ली वॉशिंगटन निकल जाते हैं। सभी लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं था। उन लोगों के 2 से 3 साल की मेहनत रंग लाई। कुछ दिनों बाद लेस्ली बम लेने आते हैं। रॉबर्ट उनसे कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछते हैं। लेस्ली उन्हें बताते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने स्टालिन को इस बम के बारे में नहीं बताया, पर उन्होंने इतना बताया कि अमेरिका के पास एक नया शक्तिशाली हथियार है और स्टालिन को उम्मीद है कि ये हथियार जापान के खिलाफ इस्तेमाल होगा। टेलर रॉबर्ट से सिजलार्ड के पिटीशन के बारे में पूछते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, हमारा काम बम बनाना था, हमें इसके इस्तेमाल का कोई हक नहीं है। इस हथियार के इस्तेमाल के बाद कोई मामूली जंग भी नहीं लड़ना चाहेगा। कुछ दिनों तक रॉबर्ट लेस्ली के मैसेज का इंतजार करते हैं। उन्हें अब तक लेस्ली की तरफ से कोई भी खबर नहीं मिलती। दिन आता है 6 अगस्त 1945, जहां प्रेसिडेंट ट्रूमैन हिरोशिमा पर गिराए बम की खबर देते हैं, जिसने पूरा शहर तबाह कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रूमैन के इस स्पीच के बाद लेस्ली का कॉल आता है। वो रॉबर्ट और उसकी टीम को ऐसा शक्तिशाली हथियार बनाने के लिए बधाई देते हैं। लेस्ली रॉबर्ट को लॉस एलमोस के डायरेक्टर बनाने के फैसले पर काफी गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि रॉबर्ट को लॉस एलमोस का डायरेक्टर बनाने पर बहुत सारे लोग नाखुश थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई कम्युनिस्ट विचारधारा का आदमी इस देश का सबसे इम्पोर्टेंट और खुफिया प्रोजेक्ट संभाले। सब लोग बहुत खुश थे। रॉबर्ट को लोग बहुत सम्मान से देखने लगे। उनको लोग अमेरिकी हीरो मानने लगे। रॉबर्ट कई जगह जाकर भाषण देते थे, पर रॉबर्ट अंदर ही अंदर घुट रहे थे। उनके बम ने जो लाखों मासूम लोगों को मारा, उनका चेहरा रॉबर्ट की आंखों के सामने आता था। वो गिल्ट से भर चुके थे। और जब प्रेसिडेंट ट्रूमैन रॉबर्ट को उनकी कामयाबी के लिए बुलाते हैं, तो वहाँ पर रॉबर्ट प्रेसिडेंट को सोवियत से हथियार की रेस के बारे में चिंता जाहिर करते हैं। सोवियत के इतिहास को देखते हुए रॉबर्ट जानते हैं कि रशियंस जब तक न्यूक्लियर
न्यूक्लियर बम नहीं बनाते तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। प्रेसिडेंट ट्रूमैन इस बात का मजाक बनाते हुए कहते हैं उनके हिसाब से सोवियत ऐसा बम कभी भी नहीं बना पाएंगे। रॉबर्ट लॉस एलमोस को छोड़ना चाहते थे, वही ट्रूमैन नहीं चाहते कि रॉबर्ट ऐसा करे, क्योंकि अगर रॉबर्ट ने सोवियत्स के बारे में जो कहा वो सही है तो उन्हें और विनाशकारी हथियार बनाने होंगे। इसके लिए उन्हें लॉस एलमोस जैसे और कई सारे शहर बनाने होंगे। रॉबर्ट ट्रूमैन को अपने दिल की बात बताते हैं। उन्हें लगता है कि लोगों की मौत उनकी वजह से हुई है। रॉबर्ट की बातों पर ट्रूमैन को गुस्सा आता है और वो रॉबर्ट को वहां से बेइज्जत करके निकाल देते हैं। पूरी दुनिया रॉबर्ट को फादर ऑफ एटॉमिक बम के नाम से जानने लगी। रॉबर्ट इतने मशहूर हो चुके थे कि उनकी राय कई फैसलों में मायने रखती थी। उनकी कामयाबी पर ग्रोज उन्हें अवार्ड से सम्मानित करते हैं। 1946 में अमेरिकी सरकार ये फैसला लेती है कि वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना करेगी, जिससे लैबोरेटरी और एटॉमिक प्रोजेक्ट पर मिलिट्री की बजाय एईसी के मेंबर का कंट्रोल होगा। अब मिलिट्री एटॉमिक एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसके बाद वक्त आता है 1947 का, जहां लुईस स्ट्रॉस रॉबर्ट से पहली बार मिलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी प्रिंसटन के बोर्ड के मेंबर के तौर पर। और यहाँ पर इस मूवी का दूसरा पार्ट खत्म होता है। इसे देखने के बाद आप थर्ड पार्ट को देख लेना ताकि आपको इस फिल्म की कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।